हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज फिर आपको बताने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया अपडेट निकल कर आ गया है। यहाँ पर सत्ता के जो भी पद पर बैठे हैं, जैसे सांसद हो या किसी प्रकार के कोई बड़े मंत्री हो, तो उन्हों से मिलने के लिए यहाँ पर ये सभी ईपीएस 95 पेंशन धारक जो यहाँ पर विभिन्न विभिन्न पदों पर बैठे हैं, जैसे कि एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा जो पद बनाया गया है, जो संघर्ष है, जो संगठन है, उसके द्वारा जो विभिन्न विभिन्न पदों पर बैठे हैं, जैसे कि आप कमांडर अशोक रावत जी को तो जानते ही होंगे, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रविंद्र सिंह रजावत जी है, और भी आप जानते होंगे सिकल से भी, और यहाँ पर भी नरगुणे जी हैं, और भी व्यक्ति बैठे हैं जो यहाँ पर सांसद जी से यहाँ पर मिलने आए हैं, उनसे आश्वासन लेने आए हैं। किस प्रकार का उनको आश्वासन मिलता है, लिखित में मिलता है या मौखिक रूप से मिलता है, यह तो देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, पूरा वीडियो देखना है आप। और यहाँ पर चाय की टपरी पर यहाँ पर खड़े होकर कुछ चाय का आनंद ले रहे हैं। सुबह का जो नज़ारा है वह देखने के बाद यहाँ पर इन्हों की जो वार्तालाप हो रही है आपस में, उससे यह देखा जा रहा है, सोचा जा रहा है कि ये जो सांसद जी से कैसे मिलेंगे, कैसे बातें करेंगे, वो बातें यहाँ पर बताई जा रही है। दोस्तों वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहना, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। वीडियो के अंदर आपको पता लग जाएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या प्लानिंग है आने वाले समय में, और यह जो मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन वृद्धि संबंधित, ये कब तक सुलझेगा या इस पर कब तक मोहर लगेगी पक्की। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज़ चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सुनते हैं इनकी जुबानी। जी आपसे सत्ता के गलियारों में खाक छान रहे हैं कि जो हुक्मरान हो उनसे मुलाकात हो जाए। आज हम लोग खड़े हैं, भामरे साहब के पास खड़े थे, वहाँ भी आप गए थे, उनसे भी आश्वासन मिली, बातें हुई है आपकी। अभी हम अलग अलग सांसदों के घर के पास से गुजर रहे हैं कि मुलाकात हो जाए, कोशिश कर रहे हैं आप, लेकिन कुछ अगर हो जाए, कुछ आश्वासन भी मिल जाए कि हाँ वी आर गोइंग टू डू इट विद इन 1 मंथ 2 मंथ और 15 डेज समथिंग लाइक दैट। तो कोई आश्वासन तो अभी तो नहीं मिला है, खासतौर से कॉन्क्रीट हो जिसमें, और आश्वासन कॉन्क्रीट तभी माना जाएगा जब ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ आपके पास हो। तो क्या लगता है कि जो आप महाराष्ट्र के से बुल्डाना से चल के यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज़ जिस सांसद के पीछे हम लोग चल रहे हैं, जिनके पास अभी आप जा रहे हैं, वो आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आज आदरणीय डॉक्टर सुभाष जी भामरे, जिनको हम बाबा साहब बोलते हैं, उनको मिले और उनको हमने धन्यवाद दिया। तो रामलीला ग्राउंड में आकर उन्होंने जो हमें समर्थन दिया था, उनके प्रति हमने आभार जताया। हमारी दिल्ली के जो टीम है और साउथ इंडिया की टीम है, उन्होंने भी उनका सत्कार किया, और उनको हमने कहा कि हमारी अभी आगे हमें क्या आप बताते हैं, क्या मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा मैं कोई मार्गदर्शन तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं जाके श्रम मंत्री से मिलके उनके सामने आपकी बात रखूँगा और उनको और थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनका काम जल्दी से जल्दी हो, या कोई आश्वासन आपने तो दिया ही है, तो जो आश्वासन दिया उसका कोई कार्यान्वयन हो, इसके लिए वो मिलने के लिए संसद गए हैं। वो अपने काम के साथ ये भी काम हमारा करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स हैं, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, बताइए अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मैं देवी सिंह जाधव, उत्तर महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ। डॉक्टर सुभाष जी भामरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के एमपीज़ हैं, तो उसके साथ ही साथ नंदुरबार जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसके एमपी जो हिनाताई गावित जो है, ये दोनों सांसद महोदयों ने गए 7 साल में हम लोगों को इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया, अच्छा सहकार्य किया, जिसका परिणाम हमने रामलीला में देखा कि अभी तक कोई राजकीय व्यक्ति या राजकीय सांसद हमारे स्टेज पे नहीं आते थे, लेकिन पहली जो पहल है वो डॉक्टर सुभाष भामरे जी ने की। मेरा ये विश्वास है कि मैं उनसे कई बार कहता हूँ कि सर ये जो है, ये मसला आपके हाथों से हल हो, इसी हमारी लाखों पेंशनर्स की इच्छा है, आप इसमें लीड कीजिए, हमारा विश्वास है कि आप जीतेंगे। आपने एक बात कही है कि पहली बार कोई आपके एमपी आए उठ के और आप लोगों को उम्मीद है कि वो करेंगे। मैं थोड़ा सा मिर्ची वाला सवाल पूछता हूँ कई बार लोगों से, पता नहीं कितने मंत्री नेता आएंगे अब इसमें, मतलब किसके बात पे भरोसा करना चाहिए और कैसे करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 1-2 महीने 3 महीने। अब मैं क्या करूँ, दोबारा जिताओगे तब देखेंगे। तो ये तो एक टूल होता है मंत्री नेता का। तो आप जो करीब 10 करोड़ वोटर हैं, जो किसान का सवाल है, उसके बच्चों का सवाल है, उसकी अपनी आत्मनिर्भर बनने का सवाल है, तो इतना बड़ा मुद्दा और जहाँ इतनी तादाद में वोटर हो, उनको तो तुरंत वो काम होना चाहिए।
क्योंकि पिछले शब्दों में यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी यही बोल चुके हैं, कई बार उन्होंने यही बताया है कि हम किसी प्रकार का पॉलिटिक्सल पार्टी को या फिर किसी भी पॉलिटिक्स की पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस बात के लिए। लेकिन हाँ, हमारा जो पद है, हम जिस पद पर इस समय बैठे हैं, जो एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा इनको दिए गए हैं, हम बस उनके लिए ही हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, ताकि जो भी प्रेजेंट में सरकार होगी, भारत सरकार के अंदर जो भी प्रेजेंट में पार्टी बैठी है, बैठने की इस समय है, उस पार्टी को हम बस यही बोलते हैं कि हमारा जो मुद्दा है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का, इस मुद्दे या इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी का ना तो हम किसी प्रकार का कोई समर्थन करते हैं, ना हम उनकी किसी प्रकार कोई निंदा करते हैं। तो वो एक बात जरूर लगा देते हैं कि मैं राजनीतिक संगठन नहीं हूं, मेरा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। क्या मतलब है इसका? इस देश को चलाते ही राजनीतिक पार्टियां, जो जीतता है सत्ता में बैठता है। कोई निर्दलीय जाके सत्ता चला सकता है, बैठ जाता है कि हम प्रधानमंत्री बन गए। राजनीतिक वाले ही तो बनते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसी के तो लोग बनते हैं। तो राजनीति से अगर आपका कंसर्न नहीं होगा, आप कहेंगे हमारा कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है? अब वो तो वो जाने। लेकिन एक बात बताइए, जब आप सत्ता में बैठे लोगों को आपके वोट से डर नहीं लगेगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि अगर मैंने इनका काम नहीं किया, जिस जनता ने मुझे चुन के बिठाया है, तो ये मुझे अगली बार वोट नहीं देंगे, तो इसमें राजनीतिक होना और ना होना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? there is nothing wrong in that. इसमें कोई रॉन्ग नहीं, दो राय भी नहीं। आपको जो पावर, आपको जो काम करके देगा वही आपके लिए अपना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, जो काम करे, जो पेंशन का काम करेगा वही देश पे राज करिए, है तो हमारा नारा ही है। जो अभी देवी सिंह यादव जी ने कहा, हमारे अन्ना साहब ने, उसका अर्थ ये है कि हमारा जो एनएससी का झंडा है, जो ईपीएस का काम हम कर रहे हैं, उसमें सभी पक्ष पार्टी के लोग हैं। इंडिविजुअल उनकी निष्ठा कहीं हो सकती है, लेकिन संगठन के तौर पे हमने कभी अभी तक ऐसे डिक्लेयर नहीं किया कि हमें ये राजनीतिक कदम उठाना है या नहीं उठाना है। उसका हमने अधिकार रिजर्व रखा है। वो अभी तक हमने किसी को कोई आदेश नहीं दिए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि संगठन को राजनीति में ढकेला जाए। ये सामाजिक संगठन है। राजनीति वैसे बुरी चीज़ नहीं होती, आपने सही कहा। राजनीति तो वो चीज़ है, सोशियो इकोनॉमिकल चेंज लाने का सबसे बड़ा टूल है। और श्री कृष्ण भगवान को हम भगवान ही इसीलिए मानते हैं कि बिना शस्त्र लिए वो लड़े। वो राजनीति ही थी, वो कूटनीति ही थी, वो उनका जो था। तो उसी की वजह से चाणक्य का हम इतना आदर करते हैं इस देश में। इसका कारण ये है कि वो एक राजनीतिज्ञ थे, एक कूटनीतिज्ञ थे। तो राजनीति बुरी बात नहीं, लेकिन ये संगठन में जो लॉयल्टीज़ है वो सभी पक्षों के लोगों के, यहाँ कम्युनिस्ट भी बैठता है या संघ वाले भी बैठते हैं, बीएमएस वाले बैठते हैं, सभी लोग हैं इसमें, इंटक है, सभी प्रकार के लोग इस झंडे के नीचे हैं। तो हम इसको एक तरीके से इसको राजनीति में ढकेलना नहीं चाहते, एक पर्टिकुलर पक्ष नहीं लेना चाहते। लेकिन अगर वो बारी आई और अगर हमने एज ए संगठन सभी ने अगर डिसीजन लिया तो फिर वो लिया जाएगा। चलिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी, हम मान लीजिए कि इनको प्रधानमंत्री बनने का शौक नहीं, जिसकी वजह से ये आज ईपीएस का मुद्दा उठा के चले हैं। और क्या इतने लोगों की राजनीति करके कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा अगली बार? दैट इज इम्पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन सवाल ये है कि जो 10 करोड़ लोगों के वोट हैं, वो तो किसी को सत्ता दे सकता है या किसी को सत्ता से उतार सकता है, ये तय है। और राजनीति में कोई किसी का सगा कहाँ होता है, और वोटर को सगा होना भी नहीं चाहिए किसी का। वोटर तो वो है जो कहता है कि आपने जो वादा किया आपने उसको पूरा नहीं किया, या आपने अगर पूरा किया तो हम आपके साथ खड़े हैं। दो ही चीजें होती है। तो इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज के वक्त में वोटर इस बात को जानते हैं कि आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपकी सोच अलग हो सकती है, आप किसी और के फॉलोअर हो सकते हैं, लेकिन आपके निजी जिंदगी में जो दखल दे रहा है, जिससे आपकी जीवन रोटी और बच्चों का भविष्य टिका हुआ और आपकी भविष्य टिकी हुई है और आपका वर्तमान टिका हुआ है, उससे अगर कोई खिलवाड़ करता है तो डेफिनेटली, क्योंकि काम तो पावर से ही होना है, पावर में उसे बिठाएंगे जो हमें हो सकता है कि इनसे कोई अभी चुनाव में कोई दूसरी पार्टी आए, बोले कि हम आपका काम कर देंगे, आप हमें वोट दीजिए। ये बात तो पिछली पार्टी भी कह के आई हुई थी, जिसके लिए उनको बार बार याद दिला रहे हैं। तो आम जनता का मुद्दा, उसको किस तरह से नब्ज दबा के जनता से वोट लेना है, यही राजनीति है आज के डेट में हमारे भारत की। चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आपकी पेंशन का मुद्दा हो, आपके बच्चों की पढ़ाई का मुद्दा हो, इन्हीं मुद्दों के सहारे आपसे वोट लिया जाता है, और या फिर इमोशनल ड्रामा करके।
एक चीज तय है कि इस देश में अगर किसी को कहीं से जीतना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, और जितने भी बड़े नेता हुए, मैं आपको चैलेंज देके कहता हूं इसी कैमरे पे कि चुनाव आने वक्त में वो गरीबी की दुहाई जरूर देगा और वो अपने आप को गरीब साबित करने के लिए जनता के बीच में जरूर जाएगा कि मैं गरीब हूं, मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरे पिताजी गरीब थे, मेरी माँ गरीब थी। क्योंकि पता है इस देश की 100 करोड़ जनता जो बद से बदतर हाल में जी रही है, उस जनता में घुल मिल जाना है ताकि लगे कि इस बार मैं अपने जैसे लोगों को चुन रहा हूं। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद ना वो गरीब होता है, 10-10 BMW फॉर्च्यूनर उसके आगे पीछे चल रहे होते हैं, और जब आप उनके दरवाजे पे जाएंगे तो घुसने से पहले आपको 10 बार परमिशन लेना पड़ेगा, और शायद वो परमिशन आपको 5 साल रहते उसके ना भी मिले कभी। तो सवाल ये है कि आज जो EPS का ये मुद्दा है, जिसके तहत कमांडर अशोक रावत जी हो, चाहे रजावत जी हो, चाहे महाराष्ट्र से आए हुए लोग, अलग अलग चेहरे आपको नजर आ रहे हैं, जो चाय के टपड़ी पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि किस तरह से पराठा और चाय खा के और 10 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कमांडर अशोक रावत जी ही या नहीं, यहाँ पर और भी विभिन्न लोग जो अपने इस संगठन के साथ बनकर काम कर रहे हैं, और कमांडर अशोक रजावत जी और यहाँ पर अशोक रावत जी के द्वारा जो यहाँ पर एक्शन लिए जा रहे हैं, या उनके दिशा निर्देशन पर जो ये काम हो रहा है, पॉलिटिशियन पार्टी को किस प्रकार से उनसे बातें चल रही है, या फिर बड़े जो हमारे श्रम मंत्री है, वित्त मंत्री है, प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने जो वादे किए गए हैं उनको वह कब तक निभाते हैं, या वह जो उनके द्वारा वादे किए गए हैं EPS 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, उनको वो कब तक पूरा करते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय यह बताएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस हमको यही बताना था कि EPS 95 पेंशन धारकों का इस समय क्या हाल चल रहा है, और उन्होंने इस समय क्या बातचीत चल रही है राजनीति की, और यहाँ पर जो मंत्रीगण हैं, सांसद हैं, उनसे किस प्रकार की बातचीत चल रही है, वार्तालाप चल रही है, वह वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराया है। तो दोस्तों कमेंट्स जरूर करना आप इस वीडियो पर, और बताना, अपनी अपनी राय जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में आके, क्योंकि आपके कमेंट्स की बहुत कीमत होती है, जिससे कि सभी को पता भी लग जाता है कमेंट्स एक दूसरे का पढ़ने के बाद, और हालात भी पता लग जाता है कि किस स्टेट में क्या हालात चल रहे हैं, और EPS 95 पेंशन धारकों की जो मांग है उसका मुद्दा कब तक सुलझ सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बात का सभी को ज्ञान है, क्या पता किसको कितना ज्ञान हो, तो उसको आकर आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर देना। वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।